Hello students, today we will start tensor algebra and we will try to discuss that what is a tensor and what is the rules about the tensors here. Now first, what is tensor? हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से टेंसर को समझने की कोशिश करते हैं. देखो क्या होता है टेंसर. अगर सबसे पहली बात, हमने क्या क्या क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं अब तक हमने क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं स्केलर्स. दूसरी क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं हमने वेक्टर्स. स्केलर्स क्या होती हैं? वे क्वांटिटीज़ जिनके साथ क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड एसोसिएटेड होता है. और वेक्टर्स कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? जिनके साथ मैग्नीट्यूड और उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन एसोसिएटेड होती है, उसको हम वेक्टर्स बोलते हैं. बट इन सब को कलेक्टिवली अगर बोलें तो हम इन सब को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? टेंसर. मतलब स्केलर्स और वेक्टर्स जो है टेंसर क्वांटिटीज के पर्टिकुलर फॉर्म में. देखो कैसे. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं ओम्स लॉ. क्या है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ है J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई. ठीक है, वेयर दिस J इज करंट डेंसिटी, E is electric field, and sigma is electrical conductivity. ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. देखो क्या है, यहाँ J है वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी. बट सिग्मा क्या है? सिग्मा डिपेंड करती है मीडियम पर. वो कैसा मीडियम है? अब मीडियम पर कैसे डिपेंड करती है? देखो, मीडियम पर डिपेंड करती है. इसका मतलब मीडियम हमारे पास दो तरीके के पॉसिबल हैं. नंबर फर्स्ट, आइसोट्रॉपिक मीडियम. आइसोट्रॉपिक मीडियम में क्या होता है? देखो, आइसोट्रॉपिक मीडियम में पूरे मीडियम में, मान लिया हमारे पास एक कोई मीडियम है, इस पूरे मीडियम में सारी प्रॉपर्टीज सब जगह एवरी पॉइंट पर यूनिफॉर्म होती है. इसका मतलब जो कंडक्टिविटी सिग्मा है वो एवरी पॉइंट पर क्या होगी? कांस्टेंट होगी. कांस्टेंट होगी, दैट इज ये कैसे बिहेव करेगी? एज ए स्केलर. ठीक है, जैसे अगर मैं 3 डायमेंशन में लेता हूँ इन 3D, तो 3D में J के 3 कंपोनेंट लिखे जा सकते हैं. J1 दैट इज कह सकते हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस, उसको हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू E1. J2 विच इज सिग्मा इंटू E2. J3 विच इज सिग्मा इंटू E3. ठीक है, तो J जो है पूरे सिस्टम में, पूरे मीडियम में सिग्मा पूरे मीडियम में कांस्टेंट होगा और कैसे बिहेव करेगा? एज ए स्केलर. अगर मैं देखूँ यहाँ तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू E1. E1 क्या है? E1 इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, ये सेकंड कोऑर्डिनेट. एंड सिमिलरली E3. एंड 0 इंटू E2 प्लस 0 इंटू E3. सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं 0 इंटू E1 प्लस सिग्मा इंटू E2 प्लस 0 इंटू E3. इसको भी लिख सकते हैं 0 इंटू E1, 0 मल्टीप्लाई बाई E2 प्लस सिग्मा E3. सो अप टू हियर वी कैन से दैट कि सिग्मा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है. बट अगर ये मीडियम कैसा हो? एन आइसोट्रॉपिक मीडियम. एन आइसोट्रॉपिक मीडियम मतलब इस मीडियम में इस पॉइंट पर इसकी प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी, नेक्स्ट पॉइंट पर इसकी प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी. देखो उस कंडीशन में क्या होगा? जो J होगा वो J1 भी अलग अलग तीनों कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड, तीनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा. तीनों चीज़ें मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट्स पर. जैसे अगर मैं E1 कंपोनेंट, तो E1 कंपोनेंट के साथ एक टर्म आएगा सिग्मा 1 इंटू 1 एंड सिग्मा 1 इंटू 2 E2 और सिग्मा 1 इंटू 3 E3. सिमिलरली J2 भी डिपेंड करेगा सिग्मा 2 1 E1 प्लस
E1 sigma 2 into 2 E2 and sigma 2 into 3 E3. Similarly, J3 is depending on sigma 31 E1, sigma 32 E2, sigma 33 E3. These three equations can be written as in the matrix form J1, J2 and J3. This is a matrix, column matrix. And next we will define a matrix sigma 1 1, sigma 1 2, sigma 1 3, sigma 2 1, sigma 2 2 and sigma 2 3, sigma 3 1, sigma 3 2 and sigma 3 3, and with another column vector column matrix, that is E1 E2 and E3. Here sigma is in the form of matrix, और मैट्रिक्स में कितने कंपोनेंट है? 9 कंपोनेंट है. तो यहाँ जो है इसके सिग्मा ये क्या है? एक टेंसर क्वांटिटी है. ठीक है, क्या है? टेंसर क्वांटिटी है. यहाँ डायमेंशन कितनी है? 3 डायमेंशन में लिया है हमने. और कितने इंडिसेज यूज कर रहे हैं हम सिग्मा के लिए? 2 इंडिसेज. जैसे सिग्मा 1 1 तो एक 1 इंडिसेज और एक दूसरा 1 इंडिसेज. तो कितने इंडिसेज यूज हो रहे हैं? इंडिसेज या इसको हम बोलते हैं रैंक. कितने इंडिसेज यूज हो रहे हैं? 2 इंडिसेज. तो नंबर ऑफ कंपोनेंट हो जाता है टेंसर्स में, नंबर ऑफ कंपोनेंट हो जाता है डायमेंशन to the power indices. So here dimension is 3 and indices is 9. So the number of components are 9, which can be shown in the matrix. Okay. So here we can say that the tensor is nothing but the collectively group of the scalars and the vector quantities in the physical world. Okay. Now in the tensor algebra, the notation convention is also important. So we can define some notations here which can be used here. Number 1, the notation is superscript and subscript. Superscript or subscript. What are superscript and what is superscript and subscript? Here, if I can take an object x and अगर मैं इस पर एक इंडेक्स आई इसके ऊपर की तरफ लगा दूं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सुपरस्क्रिप्ट. ठीक है. सिमिलरली अगर एक इस पर इंडेक्स एक्स पर इंडेक्स नीचे की तरफ लगा दूं तो इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट. ओके. एंड देन what is defined by this superscript and subscript? Here सबस्क्रिप्ट क्या दिखाता है? सबसे पहली बात, जो सबस्क्रिप्ट है वो बताता है कि ये एक रो वेक्टर है. इफ I is equal to 1, 2 and 3, then it can be written as x1, x2 and x3. Sorry, it can be written as x1, x2, x3 as a row vector. But in subscript, if I is equal to 1, 2 and 3, that is 3 dimension, then subscript क्या बताता है? सबस्क्रिप्ट बताता है कॉलम वेक्टर. सबस्क्रिप्ट इज ए सबस्क्रिप्ट नोटेशन इज बिलोंगिंग टू कॉलम वेक्टर.
ओके, हेयर आई को क्या बोलते हैं, आई इज इंडेक्स। ओके, तो सबस्क्रिप्ट है किसी का नोटेशन है, सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट करता है एक रो वेक्टर को और सुपरस्क्रिप्ट करता है रिप्रेजेंट करता है कॉलम वेक्टर को। ओके, सबस्क्रिप्ट लगाया जाता है नीचे की तरफ और सुपरस्क्रिप्ट लगाया जाता है ऊपर की तरफ। ओके, एक वेरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है यहाँ, जो है आइंस्टाइन का समेशन कन्वेंशन। क्या है, आइंस्टाइन का समेशन कन्वेंशन। व्हाट इज दिस, देखो इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर हम एक एक्सप्रेशन लेते हैं a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 अप टू an और xn, ठीक है, an(xn). तो इसको मैं देखो कैसे लिख सकता हूँ नॉर्मली, जैसे हम अब तक समेशन पढ़ते हैं। अगर कोई इंडेक्स लूँ i विच इज इक्वल टू 1 टू n, देन इसको मैं लिख सकता हूँ ai और x टू दी x सुपर i, ठीक है, इसको बोलते हैं x सुपर i और सबस्क्रिप्ट यहाँ लगाते हैं इसको बोलते हैं x सब i। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ने क्या बताया कि हम इतना लंबा एक्सप्रेशन लिखने की बजाय जो ये हमने लिखा है, हम एक बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि इसकी जगह हम लिख सकते हैं ओनली ai और x, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ai और xi लिखा है, ये a सब i x सुपर i, इसका मतलब होगा a1x1 प्लस a2x2 प्लस अप टू an xn। ओके, मतलब क्या है, देखो अगर हम यहाँ देखें तो i इंडेक्स कितनी बार यूज हुआ है, 2 बार यूज हुआ है, ठीक है ना। तो i इंडेक्स कितनी बार यूज हुआ है, 2 बार। तो इसको कह सकते हैं कि डबली रिपीटेड इंडेक्स है, ठीक है ना। तो अगर कहीं डबली रिपीटेड इंडेक्स हो तो उस डबली रिपीटेड इंडेक्स में, अगर कहीं डबली रिपीटेड इंडेक्स दिया है तो इसका मतलब वो उस इंडेक्स के ऊपर क्या दिया है, समेशन की फॉर्म में दिया है, चाहे वो समेशन का सिंबल लगा हो और चाहे ना लगा हो। ओके, तो क्लियर है। तो अब देखो इसके अकॉर्डिंग जो इंडेक्स है, वो इंडेक्स भी 2 तरीके के हो जाते हैं। 2 तरीके के कैसे कैसे, देखो नंबर फर्स्ट जो इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं हम डमी इंडेक्स, और दूसरा होता है इंडेक्स या सफिक्स बोल देते हैं इसको, ठीक है, डमी सफिक्स। तो डमी सफिक्स देखो क्या होता है, अगर किसी सिंगल टर्म में, ठीक है, एक सिंगल टर्म में, लेट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ aij और xj, ठीक है, ये एक सिंगल टर्म है। इस सिंगल टर्म में 2 इंडेक्स यूज किए गए हैं, एक i और एक j। तो जो i इंडेक्स है वो कितनी बार आया है, ओनली 1, मतलब 1 बार आया है, और j इंडेक्स कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया है, ठीक है। तो एक इंडेक्स 1 बार आया है और j इंडेक्स 2 बार आया है। ओके, तो देखो जो एक सिंगल टर्म में किसी सिंगल टर्म में जो इंडेक्स 2 बार रिपीट होता है, उसको डमी इंडेक्स क्या बोलते हैं, डमी इंडेक्स कहते हैं। और जो डमी इंडेक्स होगा उसके ऊपर क्या होगा, सम होगा। जैसे हमने आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन में बताया था कि अगर कहीं 2 बार रिपीट होता है कोई इंडेक्स तो इसका मतलब उसके ऊपर क्या दिया जाता है, सम दिया जाता है। तो हेयर जे क्या है, डमी सफिक्स है या डमी इंडेक्स है, डमी सफिक्स या डमी इंडेक्स, ठीक है। और अगर दूसरा होता है फ्री इंडेक्स, कौन सा होता है,
फ्री इंडेक्स, देखो उसमें क्या होता है, यहाँ जो आई है वो कितनी बार आया है, एक बार आया है, ठीक है। तो जो एक बार आता है किसी सिंगल टर्म में, जो इंडेक्स एक बार आता है, एक बार यूज होता है, उसे फ्री इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री इंडेक्स कहते हैं। अब देखो क्या है यहाँ, जो आई है लास्ट एग्जाम्पल में, इसमें ये आई कितनी बार यूज हुआ, एक बार, तो इसका मतलब आई क्या है, फ्री इंडेक्स। आई क्या है, फ्री इंडेक्स या फ्री सफिक्स, ये इसको हम बोलते हैं रियल इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, रियल सफिक्स या रियल इंडेक्स, ठीक है, क्लियर है। अब देखो जो डमी सफिक्स होगा उसके ऊपर सम किया जा सकता है, बट रियल सफिक्स के ऊपर नहीं किया जा सकता। अब देखो एक प्रॉपर्टी देखो यहाँ डमी सफिक्स की, देखो क्या लिख सकते हैं, अगर मैंने कहीं लिखा है ए आई जे एक्स जे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर आई की वैल्यू हम आई ही रहने दें, ठीक है, तो हम जे के ऊपर इसको सम करेंगे, दैट इज A11 और जे की वैल्यू 1 to n है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं AI2 x2 प्लस अप टू कहाँ तक लिखेंगे AIN xn, है ना। सिमिलरली अगर मैं इसको एक नया इंडेक्स लूँ k, जिसकी रेंज क्या है, सिमिलर रेंज है एच जे की रेंज क्या थी 1 to n, तो इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं AI1 x1 प्लस AI2 x2 प्लस अप टू AIN xn। अब देखो राइट हैंड साइड दोनों सेम लिखी हैं, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं यहाँ कि जो AIJ xj है उसको हम किससे इंटरचेंज कर सकते हैं, AIK और XK से, मतलब जो J और K हैं वो दो इंडेक्स क्या हैं, एक दूसरे से इंटरचेंजेबल है, मतलब डमी इंडेक्स जो है वो इंटरचेंजेबल होता है, बट क्या कंडीशन है, J एंड K हैव सेम रेंज। क्या होना चाहिए, J और K का सेम रेंज होना चाहिए। जैसे यहाँ क्या है, J का रेंज कितना है 1 2 3 अप टू n, और सिमिलरली K का रेंज कितना है 1 2 3 अप टू n। ओके, तो ये डमी सफिक्स और फ्री सफिक्स की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम डिफरेंस लिखें तो डिफरेंस क्या है डमी और रियल सफिक्स में, डमी इंडेक्स और रियल इंडेक्स। अगर हम यहाँ डिफरेंस की बात करें तो देखो क्या डिफरेंस है, नंबर फर्स्ट, जो नंबर फर्स्ट होगा वो ये होगा कि कितनी बार रिपीट होता है, रिपीट ट्वाइस, ठीक है, एक सिंगल टर्म में दो बार आता है, इन सिंगल टर्म, और ये कितनी बार होता है, ओनली एक बार होता है, तो दैट इज रिपीट वंस, ओनली एक बार इन सिंगल टर्म। सेकेंड, जो डमी इंडेक्स है उसके ऊपर क्या जाता है, सम किया जाता है, ठीक है, तो रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, सम को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट सम ओवर रेंज, जो डमी सफिक्स की रेंज है उसके ऊपर क्या होता है, सम किया जाता है। ये डज नॉट रिप्रेजेंट सम ओवर रेंज। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट होगा, डमी सफिक्स को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, इट इज रिप्लेस्ड बाई अदर इंडेक्स विद सेम रेंज, जो इसकी सेम रेंज का इंडेक्स होगा उससे क्या कर सकते हैं, इसको हम, ठीक है, रिप्लेस कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, ठीक है, इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड।
Okay, this is the summation convention of. Okay, and now we can define the transformation. Okay, so transformation of coordinates what is the transformation of coordinates? देखो क्या है, हमारे पास दो फ्रेम्स हैं, एक एस फ्रेम है और एक एस डैश है, ठीक है। जो एस फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x1 x2 x3 अप टू xn। ओके, एंड एस डैश फ्रेम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x बार 1 x बार 2 x बार 3 अप टू x बार n। ओके, और हम क्या कर रहे हैं, इनको एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं और इसको ऐसे भी, ठीक है। तो देखो क्या है, इसको मैं जनरली लिख सकता हूँ xi, क्या लिख सकता हूँ xi, और इसको क्या लिख सकता हूँ x बार i। ओके, अब देखो अगर ये ट्रांसफॉर्म, ये एक दूसरे से रिलेटिव है और मैं एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, तो इसका मतलब देखो क्या होगा कि जो x बार i है वो किस किस का फंक्शन होगा, या x बार i की जगह मैं अभी फॉर जनरल 1 के लिए लिखता हूँ, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होगा x बार का, अगर ये एक दूसरे में इंटरचेंजेबल हैं तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड होगा, x1 x2 x3 अप टू xn। इट इज सिमिलर टू r थीटा एंड फाई। अगर मैं एक्स वाई जेड को r थीटा फाई में कन्वर्ट करता हूँ तो r की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब r x y और z तीनों का फंक्शन होता है। तो सिमिलरली यहाँ x1 किसका फंक्शन होगा, x बार 1 x1 x2 x3 अप टू xn। सिमिलरली x2 किसका फंक्शन होगा, x बार 2 इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 अप टू xn। इन जनरल अगर मैं लिखूं कि x बार n जो है वो किसका फंक्शन होगा, x1 x2 x3 अप टू xn। जनरलाइज अगर लिखता हूँ तो जनरलाइज होगा x बार i जो है वो किसका फंक्शन होगा, x बार i का फंक्शन ऑफ ऑल x1 x2 x3 अप टू xn। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, अगर मैं xi कैलकुलेट करता हूँ तो दिस इज द फंक्शन ऑफ x बार 1 x बार 2 x बार 3 अप टू x बार n। इक्वेशन 1 और 2 क्या है यहाँ, ट्रांसफॉर्मेशन equation from one coordinate to another coordinate in generalized form. These are the transformation equation. Okay. अगर मैं इस इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन करता हूँ इस इक्वेशन नंबर 1 का, तो इसको मैं कैसे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, देखो इन चेन रूल dx बार i इज इक्वल टू डेल x बार i अपॉन डेल x1 विद फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड साथ में आएगा टोटल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेल x बार i ओवर डेल x2 और साथ में आएगा dx2 विद सेकेंड कोऑर्डिनेट, प्लस ऐसे आएगा विद nth कोऑर्डिनेट डेल x बार i ओवर डेल xn और dxn। अगर मैं इसको इन समेशन कन्वेंशन लिखता हूँ तो समेशन कन्वेंशन में इसको हम लिख सकते हैं समेशन कन्वेंशन में लिखा जाएगा dx बार i इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n। सॉरी, i हम पहले से इंडेक्स यूज कर रहे हैं तो हम इसको j लिख लेते हैं, तो j इज इक्वल टू 1 टू n डेल x बार i ओवर डेल xj और dxj।
यूजिंग आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन, आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी एक्स आई बार इज इक्वल टू डेल, इस समेशन को हटा देंगे सिंपली, जे और डी एक्स और जे, ठीक है। तो ये क्या है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एक जो डिफरेंशियल्स हैं, डिफरेंशियल्स के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इक्वेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल्स, ओके, क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल्स, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ जो एक टर्म आया है ये वाला, ये जो बीच का टर्म है दैट इज ये टर्म, ये चेंज ऑफ वन वेरिएबल ऑफ एक्स आई विद रेस्पेक्ट टू चेंज ऑफ एक्स जे, ये लिखा है। तो इसको हम कैसे शो करते हैं, इसको शो करते हैं क्रोनिकर डेल्टा से, ठीक है, क्रोनिकर डेल्टा। क्या होता है क्रोनिकर डेल्टा, सबसे पहली बात जो इसका नोटेशन है वो है डेल आई जे, ठीक है, इसका नोटेशन क्या है, डेल आई जे, एक सुपरस्क्रिप्ट और एक सबस्क्रिप्ट, और इसकी वैल्यूज क्या होती हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है कब, जब i इज इक्वल टू जे हो, और इसकी वैल्यू 0 होती है कब, अगर i इज नॉट इज इक्वल टू जे, ठीक है। इसको हम ऐसे तो लिखते ही हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल आई जे, दोनों जगह सबस्क्रिप्ट, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों जगह, दोनों इंडेक्स जो है सुपरस्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, ओके। अब ये होता क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज क्या है, वेरी ब्रीफली हम समझेंगे प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सबसे पहली बात, जो क्रोनिकर डेल्टा आई जे है उसको हम लिख सकते हैं डेल एक्स आई, वेरिएबल एक्स आई विद रेस्पेक्ट टू चेंज ऑफ वेरिएबल एक्स जे, ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी, सेकेंड प्रॉपर्टी है, अगर हम लिखें डेल आई आई इज डेल आई आई अगर लिखते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दोनों सेम हो जाएं तो इसकी वैल्यू हो जाती है n, या दैट इज द रेंज ऑफ इंडेक्स, ओके। अगर मैं इसको प्रूव करता हूँ तो देखो सिंपल है, डेल आई आई, ठीक है, आई की रेंज क्या है, यहाँ आई की रेंज है 1 2 3 अप टू n, जितनी भी दी होगी, ओके। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले हम समेशन कन्वेंशन 2 बार यूज हो रहा है आई, तो इसका मतलब क्या है, डमी सफिक्स है, इसका मतलब इसको हम सम कर सकते हैं आई के ऊपर, और पहले आई की जगह 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, सम करते चले जाएं अप टू डेल एन एन। अब देखो जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है डेल्टा की, वो क्या होता है, क्रोनिकर डेल्टा आई इक्वल टू जे अगर है तो 1 होता है, और यहाँ आई इज इक्वल टू जे है और दोनों जगह 1 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1, यहाँ दोनों जगह 2 है सेम है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1, यहाँ 3 है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 सेम, यहाँ भी इसकी वैल्यू 1, कितनी बार आ जाएगा, 1 बार 2 बार 3 बार अप टू n टाइम्स ना, कितनी बार आएगा, n टाइम्स। अगर हम 1 को 2 बार सम करते हैं तो 2 आ जाता है, 3 बार सम करते हैं तो 3 आ जाता है, 10 बार सम करते हैं तो 10 आ जाता है, लेकिन अगर n टाइम्स सम करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंड दैट इज डेल आई आई इज इक्वल टू n, ओके। एंड थर्ड प्रॉपर्टी हियर अगर हम लिखें डेल आई जे, एक कोई ऑब्जेक्ट है ए जे के, तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी ए आई के, मतलब जो डमी सफिक्स है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा और डेल की वैल्यू बना जाएगी। देखो कैसे होगा, अगर हम एल एच एस लेते हैं तो क्या है, डेल आई जे ए जे के, है ना। इसको मैं लिखता हूँ पहले आई इज इक्वल टू 1 के लिए, तो देखो कैसे लिखा जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 के लिए अगर लिखें तो डेल 1 और जे के ऊपर क्या होगा, सम होगा, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल आई ऐसे ही, और 1 जे की जगह अगर 1 to n लिख लें तो हो जाएगा ए 1 के प्लस डेल आई टू ए 2 के प्लस अप टू कहाँ तक हो जाएगा, ये डेल सॉरी आई सुपरस्क्रिप्ट में रहेगा आई, है ना, आई और ओ यहाँ आ जाएगा, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा अब n और a n और k। अगर हम इसमें वैल्यू रखें तो जो डेल अगर हम i इक्वल टू 1 के लिए लिखें तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, या इसकी जो वैल्यू है डेल आई जे और ए जे के, इसकी वैल्यू हो जाएगी, i की जगह हमने 1 लिखा
और जे की जगह सब इसमें ये वाली वैल्यू है, सब में आई की जगह 1 रख देंगे। जो हमने ये वाली इक्वेशन ली है इसमें आई की जगह 1 रख देंगे, ये तो चेंज करेंगे। तो a1k प्लस डेल 1 टू a2k प्लस अप टू डेल 1 n an k। अब देखो यहाँ जो डेल लिखा है ये, उसमें सबकी वैल्यू 0 हो जाएंगी जब आई और जे अलग अलग रहेगा, मतलब दोनों जो इंडेक्स हैं वो अलग अलग रहेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये वाला टर्म भी 0, ये वाला टर्म भी 0, बीच के सारे टर्म 0, बस क्या बचेगा जिसमें दोनों जगह 1 और 1 है। तो ये 1 हो जाएगा और a1k प्लस 0 समथिंग 0। तो क्या हो जाएगा ये, इसकी वैल्यू a1k। ओके, जब i की वैल्यू कितनी थी 1। अगर हम i की वैल्यू 2 ले लें तो क्या हो जाएगा, फिर सिमिलरली डेल आई जे ए जे के, इसकी वैल्यू हो जाएगी a2k। सिमिलरली अगर हम ith के लिए लिखें, ith टर्म के लिए लिखें, तो जो डेल आई जे है ए जे के, उसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ 1 लिखा था तो यहाँ क्या आ गया था 1 आ गया था k के साथ, 2 लिखा था तो 2 आ गया था। लेकिन अगर हम i इक्वल टू आई लें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए आई के हो जाएगी। ओके, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी अगर हम शो करें तो एक प्रॉपर्टी होती है which is very familiar, very simple। ये है डेल आई जे डेल जे के, और इसकी वैल्यू हो जाती है डेल आई के। मतलब डमी सफिक्स जो है वो क्या हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है। देखो कैसे, अगर हम LHS लेते हैं तो डेल आई जे और डेल जे के, इस अकेले टर्म में जे क्या है, डमी सफिक्स, इसका मतलब जे के ऊपर सम होगा, तो इसका मतलब आई को ऐसे ही लिख लें और ये होगा 1 और ये हो जाएगा जे की जगह 1 और के ऐसे कैसे रहेगा, प्लस फिर दूसरा टर्म आएगा जिसमें जे की जगह 2 लिखेंगे और के की जगह के रहेगा, अप टू एक टर्म आएगा डेल आई जिसमें जे की जगह आई भी आएगा ना, और आई और के, ठीक है, प्लस फिर नेक्स्ट लास्ट टर्म आएगा आई और जे की जगह एन और के और आई सेम रहेंगे। अब इसमें देखो इन सारे टर्म में आई जो दोनों इंडेक्स हैं डेल के, वो दोनों के दोनों डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड। जो ये वाला इंडेक्स है इसमें आई का दोनों इंडेक्स जो है आई है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 और क्या बन जाएगा डेल आई के और प्लस सब 0। तो इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, ओनली डेल आई के, और यही क्या है RHS में प्रूफ करनी थी। एंड एक लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी जो हम पढ़ेंगे, वो है डेल आई जे डेल जे आई दैट इज इक्वल टू एन। ओके, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है n। अब देखो अगर मैं इसको लिखूं LHS को, या हम लास्ट वाला अगर यूज़ करें, ठीक है, जो ये वाली प्रॉपर्टी है अगर हम इसको यूज़ करें तो डेल आई जे और डेल जे के इज इक्वल टू कितना होता है, डेल आई और के। अगर यहाँ हम के की जगह आई लिख दें तो सेम हो जाएगा ना ये वाला एक्सप्रेशन, तो पुट के इज इक्वल टू आई। तो जो तो जो ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन लिखा जाएगा आई जे आई दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में भी के की जगह क्या हो जाएगा आई, तो इसका एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, है ना। इसका मतलब हम इसको फिर से इसमें 2 बार आ गया एक सिंगल टर्म में आई, तो इसका मतलब डमी सफिक्स है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिखी भी है। तो कितनी हो जाती है ये वैल्यू, सारे के सारे वैल्यूज़ 1 हो जाएंगी, और कितनी बार होगी, m टाइम्स होगी, और इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी n। सो जो डेल आई जे और डेल जे आई है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, उसकी वैल्यू आ जाती है 1। ओके,